हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया में। मैं आपके लिए आज काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आया हूं। विज्ञान और जीके का शानदार प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने में है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। वायु का अपवर्तनांक आपसे पूछ रहा है, तो वायु का भैया अपवर्तनांक होता है 1.0003। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा कि वायु का अपवर्तनांक 1/0003 होता है। अच्छा, और भी कुछ किस चीज़ का आपको अपवर्तनांक याद रखना होगा। हीरा का अपवर्तनांक अगर आपसे पूछता, किसका पूछता, हीरा का, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। तो 2.42 किसका अपवर्तनांक है, हीरा का है। अच्छा, कांच का अपवर्तनांक पूछता, कांच का, तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है, तो कांच का अपवर्तनांक 1.33 होता है। कितना होता है, सॉरी, कांच का होता है 1.5 होता है। और जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। कितना होता है, 1.33 होता है। तो ये सब का अपवर्तनांक आपको याद रखना है। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। भैया हमने तो नहीं करवाया था, तो फिर कौन करवा के चल गया था, तो करवा के चल गया था शाहजहां ने। कौन करवाया था, शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ताजमहल जो है, ताजमहल का निर्माण जो होगा, निर्माण का कार्य कब शुरू हुआ था, तो ताजमहल का जो निर्माण का जो कार्य शुरू हुआ था वो 1632 में। कब हुआ था, 1632 में। लेकिन ताजमहल पूर्ण तरीका से बनकर कब तैयार हुआ, पूर्ण तरीका से ताजमहल बनकर कब तैयार हुआ, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1653 में। कब हुआ था, 1653 में। 1653 में पूर्ण तरीका से बनकर तैयार हो गया था। और संविधान बनाने में, सॉरी, ताजमहल बनाने में कहेगा कितना समय लग गया था, तो ताजमहल बनने में पूर्ण, ये जो ताजमहल है इसको पूर्ण बनाने में कितना समय लगा, बनाने में, तो बनाने में आपको याद रख लेना है 22 वर्ष लगा। कितना लगा, 22 वर्ष लगा। किसको बनाने में, ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। ताजमहल के पीछे कौन सी नदी बहती है, तो यमुना नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी। याद रखना, यमुना नदी सबसे प्रदूषित नदी है। तो हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण से होती है। तो वर्षा की गोल जो होती है वो गोलाकार होती है, वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव के कारण होता है वर्षा का बूंद गोलाकार। किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। आपको ये बात याद रख लेना है। अच्छा, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, और भी कई सारा घटना देखता है। जैसे कि हम लोग चाउमीन वाउमीन खाते हैं तो ठंडा चाउमीन स्वाद नहीं लगता है, लेकिन जैसे गर्म रहता है तो क्या होता है कि गर्म चाउमीन को जब खाते हैं तो वो स्वादिष्ट लगने लगता है। क्या होता है, उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। तो आपको ये सब बात याद रखना होगा। पृष्ठ तनाव ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, वर्षा का माप कहेगा कि वर्षा का माप हम लोग किससे करते हैं, वर्षा का मापने वाला यंत्र बताइए तो मैं आपको जानूं। तो वर्षा का मापने वाला यंत्र बच्चों याद रखना है कि रेन गेज। क्या है, रेन गेज। इनसे हम वर्षा की माप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुआ था। देखना कितना लेलवा सब है, अभी तो आंसर गलत करेगा। बिहार सूचना आयोग का बात कर रहा है, किसका कर रहा है, बिहार सूचना आयोग का बात कर रहा है। ठीक है, बिहार सूचना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो भैया बिहार सूचना आयोग का अगर कह देगा तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2006। सिर्फ पूछ लेता सूचना का अधिकार, क्या पूछ लेता, सूचना का अधिकार, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाता, सूचना का अधिकार किस में आ जाएगा, 2005 में। और सूचना का अधिकार सर्वप्रथम, सूचना का अधिकार सर्वप्रथम
सर्वप्रथम जो है सूचना का अधिकार किस जिले में लगा था? तो राजस्थान के नागौर, हाँ राजस्थान में। कहाँ लगा था? राजस्थान में लगा था। आपको ये बात याद रखना है, सूचना का अधिकार। बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या होती है 23 जोड़ा। कितना होता है? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा को एक जोड़ा में 2 को होता है तो 23 जोड़ा में कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, बात तो ये हो गया। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम होता है दोस्तों, क्रोमोसोम ये 2 भाग में बटा होता है। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम मैं आपको बता देता हूँ, यह 2 भाग में बटा होता है। एक को हम लोग कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं? AUTO, ऑटोसोम। फिर एक को कहते हैं एलोसोम। तो ऑटोसोम में जो है 22 जोड़ा रहता है। कितना रहता है? 22 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। और एलोसोम में जो है 1 जोड़ा कितना पाया जाता है? 1 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 1 जोड़ा हाँ 1 जोड़ा पाया जाता है। इसलिए जो ये 1 जोड़ा जो है दोस्तों, यही लिंग निर्धारण का काम करता है। किसका काम करता है? लिंग निर्धारण का काम करता है। तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? टोटल 46 होती है। तो पूछेगा कितना जोड़ा होता है? तो 23 जोड़ा लगाते रहिए। कितना होती है? तो ऑप्शन में क्या दिया है? 4 2 3। तो 4 2 3 और तब तक ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? चलिए पितृपक्ष मेला के बारे में आप लोग बताइए कि पितृपक्ष मेला, कई बार मैं आपको बताते रहता हूँ कि आप लोग ये बता दो कि पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है। तो पितृपक्ष मेला तो मैं समझूँ कि आप लोगों के पास में अभी तक कितना जानकारी है। तो भैया पितृपक्ष मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? गया में लगता है। कहाँ लगता है? गया में पितृपक्ष मेला लगता है। अच्छा, और हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया में। मैं आपके लिए आज काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आया हूं। विज्ञान और जीके का शानदार प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने में है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? वायु का अपवर्तनांक आपसे पूछ रहा है। तो वायु का भैया अपवर्तनांक होता है 1.0003। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा कि वायु का अपवर्तनांक 1/0003 होता है। अच्छा, और भी कुछ किस चीज़ का आपको अपवर्तनांक याद रखना होगा? हीरा का अपवर्तनांक अगर आपसे पूछता, किसका पूछता? हीरा का। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। तो 2.42 किसका अपवर्तनांक है? हीरा का है। अच्छा, कांच का अपवर्तनांक पूछता, कांच का। तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है, तो कांच का अपवर्तनांक 1.33 होता है। कितना होता है? सॉरी, कांच का होता है 1.5 होता है। और जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। कितना होता है? 1.33 होता है। तो ये सब का अपवर्तनांक आपको याद रखना है। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? भैया हमने तो नहीं करवाया था। तो फिर कौन करवा के चल गया था? तो करवा के चल गया था शाहजहां ने। कौन करवाया था? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ताजमहल जो है, ताजमहल का निर्माण जो होगा, निर्माण का कार्य कब शुरू हुआ था? तो ताजमहल का जो निर्माण का जो कार्य शुरू हुआ था वो 1632 में। कब हुआ था? 1632 में। लेकिन ताजमहल पूर्ण तरीका से बनकर कब तैयार हुआ? पूर्ण तरीका से ताजमहल बनकर कब तैयार हुआ?
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1653 में। कब हुआ था? 1653 में। 1653 में पूर्ण तरीका से बनकर तैयार हो गया था। और संविधान बनाने में ताजमहल बनाने में कहेगा कितना समय लग गया था? तो ताजमहल बनने में पूर्ण, ये जो ताजमहल है इसको पूर्ण बनाने में कितना समय लगा बनाने में? तो बनाने में आपको याद रख लेना है 22 वर्ष लगा। कितना लगा? 22 वर्ष लगा। किसको बनाने में? ताजमहल। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। ताजमहल के पीछे कौन सी नदी बहती है? तो यमुना नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। याद रखना, यमुना नदी सबसे प्रदूषित नदी है। तो हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपके सामने में है, वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण से होती है? तो वर्षा की गोल जो होती है वो गोलाकार होती है, वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव के कारण होता है। वर्षा का बूंद गोलाकार किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। आपको ये बात याद रख लेना है। अच्छा, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? और भी कई सारा घटना देखता है। जैसे कि हम लोग चाउमीन वाउमीन खाते हैं तो ठंडा चाउमीन स्वाद नहीं लगता है, लेकिन जैसे गर्म रहता है तो क्या होता है कि गर्म चाउमीन को जब खाते हैं तो वो स्वादिष्ट लगने लगता है। क्या होता है? उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। तो आपको ये सब बात याद रखना होगा। पृष्ठ तनाव ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, वर्षा का माप कहेगा कि वर्षा का माप हम लोग किससे करते हैं? वर्षा का मापने वाला यंत्र बताइए तो मैं आपको जानूं। तो वर्षा का मापने वाला यंत्र बच्चों याद रखना है कि रेन गेज। क्या है? रेन गेज। इनसे हम वर्षा की माप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुआ था? देखना कितना लेलवा सब है, अभी तो आंसर गलत करेगा। बिहार सूचना आयोग का बात कर रहा है। किसका कर रहा है? बिहार सूचना आयोग का बात कर रहा है। ठीक है, बिहार सूचना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो भैया बिहार सूचना आयोग का अगर कह देगा तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2006। सिर्फ पूछ लेता सूचना का अधिकार। क्या पूछ लेता? सूचना का अधिकार, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाता? सूचना का अधिकार किसमें आ जाएगा? 2005 में। और सूचना का अधिकार सर्वप्रथम, सूचना का अधिकार सर्वप्रथम जो है सूचना का अधिकार किस जिले में लगा था? तो राजस्थान के नागौर, हाँ राजस्थान में। कहाँ लगा था? राजस्थान में लगा था। आपको ये बात याद रखना है, सूचना का अधिकार। बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या होती है 23 जोड़ा। कितना होता है? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा को एक जोड़ा में 2 को होता है तो 23 जोड़ा में कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, बात तो ये हो गया। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम होता है दोस्तों, क्रोमोसोम ये 2 भाग में बटा होता है। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम मैं आपको बता देता हूँ, यह 2 भाग में बटा होता है। एक को हम लोग कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं? AUTO, ऑटोसोम। फिर एक को कहते हैं एलोसोम। तो ऑटोसोम में जो है 22 जोड़ा रहता है। कितना रहता है? 22 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। और एलोसोम में जो है 1 जोड़ा। कितना पाया जाता है? 1 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 1 जोड़ा हाँ 1 जोड़ा पाया जाता है। इसलिए जो ये 1 जोड़ा जो है दोस्तों, यही लिंग निर्धारण का काम करता है। किसका काम करता है? लिंग निर्धारण का काम करता है। तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? टोटल 46 होती है। जब पूछेगा कितना जोड़ा होता है तो 23 जोड़ा लगाते हैं। कितना होती है? तो ऑप्शन में क्या दिया है? 4 2 3। तो 4 2 3
और तब तक ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है। चलिए पितृपक्ष मेला के बारे में आप लोग बताइए कि पितृपक्ष मेला, कई बार मैं आपको बताते रहता हूँ कि आप लोग ये बता दो कि पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है। तो पितृपक्ष मेला तो मैं समझूं कि आप लोगों के पास में अभी तक कितना जानकारी है। तो भैया पितृपक्ष मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है, गया में लगता है। कहाँ लगता है, गया में पितृपक्ष मेला लगता है। अच्छा, और हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। मैं किसले सर आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आया हूँ। जीके जीएस और मैथमेटिक्स के कुछ ही प्रश्न होंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काफ़ी डिस्कशन के साथ एक एक प्रश्न को यहाँ पर समझाया जाता है। पहला प्रश्न है, 1942 में हजारीबाग जेल में से कौन भाग गया था। कितना बार हम बताते रहते हैं कि हजारीबाग जेल तोड़ करके कौन भागा था। तो बात हो रहा है 1942 की, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। इस समय क्या चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में जब चल रहा था तो अंग्रेजों ने क्या चलाया था, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर कौन चलाया था, अंग्रेज चलाया था। और इसके तहत कई सारे नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसको कहाँ पर रखा गया था। इस बार पूछा है कि जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा था, तो हजारीबाग जेल में रखा था, लेकिन ये जेल तोड़ करके भाग गया था। और पूछ लिया जाता है कि राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा था, बता दो राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा था। तो राजेंद्र प्रसाद को भैया कहाँ रख दिया गया था, बिहार के बांकीपुर जेल में रख दिया गया था। कहाँ रख दिया गया था, बिहार के बांकीपुर जेल में। अच्छा, महात्मा गांधी को कहाँ रख दिया गया था, तो महात्मा गांधी सरोजिनी नायडू। तो महात्मा गांधी सरोजिनी नायडू दोनों को पुणे के आगा खां पैलेस में कहाँ रखा गया था, पुणे के आगा खां पैलेस में रख दिया गया था। आपको ये बात याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू, अच्छा आपको तो महात्मा गांधी सरोजिनी नायडू दोनों को एक साथ में काहे बंद किया। कहीं आदमी बोल सकता है उसकी पत्नी, टेंशन मतलब उसकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी इसी के साथ था, तीनों को बंद किया गया था। यह बात आपको याद रखना है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू को पूछेगा किस जेल में बंद किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू को पटना में कहाँ बंद किया गया था, पटना के बांकीपुर जेल में। कहाँ हाँ, जवाहरलाल नेहरू को कहाँ किया था, पटना के अल्मोड़ा जेल में। जवाहरलाल नेहरू को कहाँ बंद किया था, अल्मोड़ा जेल में। चलिए बड़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला अपना बिहार सोनपुर मेला। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इधर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला पूछ लेगा जब, ऊंट मेला, तो ऊंट मेला आपका क्या हो जाएगा, तो ऊंट मेला में आपको बताना है कि पुष्कर मेला। क्या बता देना है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो यह राजस्थान में लगता है। कहाँ लगता है, राजस्थान में लगता है। अच्छा, अगर पूछ लेता कि सबसे बड़ा मेला, तो सबसे बड़ा मेला, विश्व का सबसे बड़ा मेला, तब आपको बताना है कि कुंभ का मेला। क्या कौन मेला होगा, कुंभ का मेला। सबसे बड़ा मेला कौन लगता है, कुंभ का मेला लगता है। और ये कुंभ का मेला 4 बार लगता है, 4 जगह लगता है। फटाफट आप लोग बता दो, इस बार तो ट्रेंडिंग था। तो कुंभ का मेला ये 4 जगह कहाँ लगता है, हरिद्वार हो गया, प्रयागराज, महाराष्ट्र और नासिक। क्या नहीं, उज्जैन और नासिक में, यही 4 जगह लगता है कुंभ का मेला। याद रखना है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद लगता है। बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में है। तो भीम बांध अभ्यारण्य पूछ रहा है किस जिला में है, तो भीम बांध अभ्यारण्य जो है वो कहाँ हो जाएगा, भीम बांध 31 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा मुंगेर। क्या हो जाएगा, मुंगेर में है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। अगर कहेगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पटना में। कहाँ है, हाँ, बिहार में है, बिहार में पश्चिम चंपारण में है। ठीक, अगर पूछ लेता भीम बांध तो मुंगेर, ये तो बता ही दिए हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपा, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन जीव
जीव अभयारण्य, तो उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। कहाँ होगा? पश्चिमी चंपारण में है। फिर आपको याद रखना है, चलिए मैं यहाँ फ्रेश से मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो कहेगा गोगो बिल पक्षी अभयारण्य, क्या कहेगा? नहीं, हाँ उदयपुर हो गया। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। कांवर झील पक्षी अभयारण्य, कांवर झील पक्षी अभयारण्य, कांवर झील पक्षी अभयारण्य जो है, कांवर झील पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है? बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में है। बेगूसराय में है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बुरेला पक्षी अभयारण्य कहाँ है? बुरेला, क्या पूछेगा? बुरेला पक्षी अभयारण्य, बुरेला पक्षी अभयारण्य। तो बुरेला पक्षी अभयारण्य आपका कहाँ हो जाएगा? वैशाली। कहाँ हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गोगी बिल, क्या कहेगा? गोगी बिल पक्षी अभयारण्य, गोगी बिल पक्षी अभयारण्य, गोगी बिल पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो गोगी बिल पक्षी अभयारण्य वैशाली में है। कहाँ है? वैशाली में है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नागी नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? नागी नकटी, जिसको रामसर में घोषित किया गया है, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। तो नागी नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो नागी नकटी जमुई, क्या हो जाएगा? जमुई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमुई हो जाएगा। अच्छा, नागी नकटी जमुई हो जाएगा। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? गया हो जाएगा। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य, एक तो लास्ट याद कर लो, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठो। पक्षी अभयारण्य, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? दरभंगा हो जाएगा। हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए हम लोग बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार में राज्यपाल कौन था? देखो भैया क्वेश्चन क्या पूछ लिया, राष्ट्रपति पूछता, प्रधानमंत्री पूछता, पूछ रहा है बिहार का राज्यपाल कौन था। तो यही तो है क्वेश्चन का ट्रेंडिंग। तो बिहार का राज्यपाल जो था भैया उस समय कौन था? रामचंद्र धोड़ीबा भंडारे। तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? राइट आंसर होगा। 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था, तो इस समय कहेगा कि भारत का पीएम कौन थी? पीएम तो आईजी इंदिरा गांधी, जिसको हम लोग प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं। तो इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी। अच्छा, राष्ट्रपति कहेगा इस समय कौन था? तो राष्ट्रपति के बारे में बताओ बच्चों। तो राष्ट्रपति इस समय फखरुद्दीन अली अहमद था। कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद था। अच्छा, ये तो राष्ट्रपति हो गया। अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन था, तो बिहार का सीएम कौन था? बिहार का सीएम कौन था इस समय? तो बिहार का सीएम जो था इस समय जो था अब्दुल बारी। कौन था? अब्दुल बारी। कौन था? अब्दुल बारी इस समय बिहार का सीएम था। अच्छा, बिहार में अगर पूछेगा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन कितना बार लगा है? तो बिहार में राष्ट्रपति शासन टोटल 8 बार लगा है। कितना बार लगा है? राष्ट्रपति शासन टोटल कितना बार लग गया है? टोटल 8 बार लग गया है। कितना बार लगा है? टोटल 8 बार लग गया है। पहली बार कहेगा कब लगा था? पहली बार तो पहली बार 1968 में लगा था। कब लगा था? 1968 में लगा था। और उस समय पूछेगा कि राज्यपाल कौन था? तो राज्यपाल आपको याद रख लेना है कि 1968 में जो राष्ट्रपति शासन लगा था बिहार में पहली बार, इस समय जो राज्यपाल था नित्यानंद कानूनगो। क्या नाम था? नित्यानंद कानूनगो। ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि पहली बार मुख्यमंत्री कौन था, जो पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? तो बिहार का उस समय जो मुख्यमंत्री था कौन था? भोला पासवान शास्त्री। कौन था? भोला पासवान शास्त्री। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जिला पूछ रहा कौन सा है? तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला क्या हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा,
बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछेगा किसका है, तो भारत में पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है। अगर भारत का पूछता तो अगर भारत का पूछता कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तब आंसर आता बिहार। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो क्या बताएंगे, तब आपको शिवहर बताना है। क्या बताना है, शिवहर बताना है। अच्छा, अब पूछा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का है। बिहार का कितना है, भारत में सर्वाधिक बिहार का कितना है, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। कितना है, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर है बिहार का। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि न्यूनतम भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश। क्या बताना है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश कितना है, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है। अच्छा, यही पूछ लेता कि सबसे अधिक भारत में सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में आगे केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तब आपको क्या बता देना है, दिल्ली। क्या बता देना है, केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछेगा जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है, केंद्र शासित प्रदेश में क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा आपका राइट आंसर। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछेगा किसका है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम तो अंडमान निकोबार। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम किसका है, अंडमान निकोबार का है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या पूछ रहा है, घनत्व नहीं पूछ रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या, घनत्व नहीं पूछ रहा है, सबसे कम जनसंख्या पूछ रहा है, सबसे कम जनसंख्या। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जो जनसंख्या है वो लक्षद्वीप का है। किसका है, लक्षद्वीप का है। आपको ये बात याद रखना है। हाँ, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक दो अंकों की संख्या 30 से कम है और अंकों का योगफल 7 है और गुणनफल उस संख्या का क्या होगा। कहता है कि भैया उस दो अंक का संख्या हमको बता दो जो 30 से कम है। तो यहाँ चारों संख्या देखो, पहले 30 से कम तो हमको दिख ही रहा है, और लेकिन उनका अंकों का योगफल अगर उस दोनों संख्या को अगर जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा संख्या, देखो 7 6 1 7 तो पूर रहा है, लेकिन गुणनफल करेंगे तो 30 पूर रहा है क्या, 1 गुना 6 करेंगे नहीं हो रहा है। तो 4 2 6 तो पूर रहा है, तो लेकिन गुना करेंगे तो 2 चौके 8 पुर रहा है। तो इस 7 तो इसमें भी नहीं पुर रहा है, इसमें नहीं पुर रहा, हाँ इसमें 5 2 7 पुर रहा है और 5 दूना 10, हाँ ये हो जाएगा। इनका गुणनफल पूछ रहा है। तो दो अंकों की संख्या जो 30 से कम है, तो भैया 25 तो है 30 से कम, 25 क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दो अंकों की संख्या का 30 से कम है, तो अंकों का योगफल 7 और गुणनफल कितना होगा।